हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल संस्कार गुरुकुलम। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी। जो पिछले जो टॉपिक चल रहे थे उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम कुछ करेंगे बात वैसे स्टेप्स के बारे में जो वाइल आप यदि किसी कक्ष में है, किसी क्लास में है और आपको उस क्लास को टेक ओवर करना है, उस क्लास में आपको पढ़ाना है, सेवाएं देनी है, तो आप उस क्लास में किस प्रकार से आप जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे, उसको वहाँ पे किस प्रकार से विद्यार्थियों के अंदर में पढ़ाई के प्रति जागरूकता को लाएंगे आप। मतलब कि कहा जाए तो मोटे तौर पर तो दिस आर द स्टेप्स, है ना। वो कैसे, कौन से स्टेप्स हैं, मैक्सिम्स हैं जिनको आप क्लास में यूज़ करके क्लास को रुचिकर बना सकते हैं और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, नॉन टू अननोन। these are the maxims that used while teaching in any classroom, and these all points enhance the development of English language on the students, on the elementary level of students. क्लियर? यहाँ पे अब बात करते हैं नॉन टू अननोन। पहला ही ये पॉइंट है नॉन टू अननोन। इसका मतलब होता है हिंदी में नॉन मतलब ज्ञान से अज्ञान की ओर। इसको अगर हिंदी में बोले, चूंकि जब हिंदी पेडागॉजी करें तो वहां तो होगा ही, इसको बोलेंगे ज्ञान से अज्ञान की ओर। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट था कि सर थोड़ा कुछ हिंदी भी लिखेंगे, तो ज्ञान से अज्ञान की ओर। ये नॉन टू अननोन क्या होता है, सबसे एक एक करके सारे पॉइंट्स पे समझेंगे। बच्चों के विशेषकर एलिमेंट्री लेवल में जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो बच्चों में जो भी विषय वस्तु को, जो भी टॉपिक को, जो भी कंटेंट को आपको पढ़ाना है, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उनके पास जो पहले से ज्ञान है तो उनके प्राथमिक ज्ञान को ही आधार बना के नए ज्ञान का उसमें क्या करेंगे, तो संचार करने की कोशिश करेंगे। तो नॉन टू अननोन एक ऐसा स्टेप्स है, एक ऐसा मैक्सिम्स है, स्ट्रैटेजी है जिसके तहत बच्चों में जो एजुकेशन है, रिलेटेड जो एजुकेशन है वो टफ नहीं लगेगा, उस टॉपिक में उसको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में उसको कुछ ना कुछ पहले से आइडिया था और जो आइडिया थी उसी आइडिया को बेस बना के हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग इसको कहते हैं नॉन टू अननोन। यह एक ऐसा स्टेप्स है जो कि प्राथमिक स्तर के जो क्लासरूम होते हैं उनमें हम लोगों को ये फॉलो करना होता है। जैसे अगर एक बच्चों को हमको क्या पढ़ाना है, मान लिया जाए हमको इंग्लिश पढ़ाना है ना, एक लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश ही पढ़ाना है, तो सर्वप्रथम हम उनसे जानने के लिए वहाँ पे आके उसके क्लास में डायरेक्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएंगे। हम सबसे पहले उनको जो है वाकिफ कराएंगे, किससे, तो वाकिफ कराएंगे वो छोटे चीज़ जो वो जान रहे हैं। तो उनको बोलेंगे हम कि बाबू देखो, तुम्हारे पास जो, उनके पास जो आइडिया होती है, पहले उन आइडिया को आधार बनाइए, उनके पास क्या आइडियाज़ हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, उनको एक पेपर दिखाएंगे, पेपर में एक डायग्राम बना हुआ है उसको दिखा के बच्चों को पूछेंगे कि बच्चों ये बताओ कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चा बताएगा कि ये क्या है, तो यह क्या है, तो यह एक एप्पल है। क्या है, यह एक एप्पल है। अब चूंकि वो एप्पल को पहले से जान रहा था तो उनके पास क्या हुआ, ये नॉन, पहले से उनके पास आइडिया था तो उन्होंने तस्वीर दिखाया मैंने एप्पल्स का, उन्हें बता दिया कि ये एप्पल है। तो ये उसकी क्या थी, ये पहले पूर्व ज्ञान था। ध्यान दीजिएगा, ये उनका पहला ज्ञान था और उसी ज्ञान के आधार पर अब उनको हम पढ़ाएंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब देखिए यहाँ से सिखाए कि नहीं, उनके पास पहले क्या था, अपना आइडिया था, अपना कुछ ना कुछ उनके पास ज्ञान था, उसी ज्ञान को हमने आधार बनाया और फिर हम लोग एक वर्ड सिखा दिए एप्पल, और किससे, तो ए फॉर एप्पल। समझ गए? तो इस जगह पे हम प्रायोरिटी देंगे उसका क्या, तो जो नॉलेज है उनके पास, है ना, प्रायोरिटी टू देयर प्रीवियस नॉलेज। उनके
पास जो पूर्व में जो पाश्चात्य ज्ञान था, पाश्चात्य ज्ञान था, उसको प्राथमिकता देंगे, तब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसे कहते हैं लोग नॉन टू अननोन मेथड। क्लियर है यहाँ पे? ये मेथड ये है नॉन टू अननोन मेथड। वहीं अगर बात करें हम लोग करेंगे, सेकंड है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या है? तो सिंपल का मतलब होता है साधारण और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो साधारण से जटिल की ओर, है ना। इसको हिंदी में अगर लिखें तो लिखेंगे इसको साधारण से जटिल की। अब बच्चों में हम लोग जो क्लासरूम में जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके क्लास पे जो साधारण जो सिंपल चीज़ है उनको हम लोग उनको बताएंगे। फिर उनको सिंपल चीज़ जब वो सीख जाएंगे तो उनको लेके फिर उसको धीरे धीरे जटिल करते जाएंगे। अब हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर हम उनको मान लिया जाए कि उन कक्षा में जो है इंग्लिश की लैंग्वेज हमको पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उनके पास जो सिंपल जो वर्ड्स हैं, है ना, सिंपल वर्ड्स है, पहले हम उनको सिंपल वर्ड्स को बताएंगे। और सिंपल वर्ड्स को वो जब जान जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको टप करते चलेंगे। वर्ड्स को वो जान गया तो फिर वो सेंटेंस का निर्माण करने सिखाएंगे उसको। जब सेंटेंस जान गया, जब सेंटेंस वो जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को बताएंगे, है ना, कम्प्लेक्स सेंटेंस को बताएंगे। मतलब उसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पहले हम लोग वर्ड जो सिंपल वर्ड्स है वर्ड्स उनको बताएं। जब वर्ड्स वो सीख गए तो फिर उसी को आधार को लेके धीरे धीरे हम लोग क्लास को क्या करेंगे, जटिल करते जाएंगे। और आप पाएंगे कि इस तरीके से जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनमें लैंग्वेज में जबरदस्त डेवलपमेंट होती है। क्लियर यहाँ पे? फिर है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट को हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं मूर्त। क्या कहते हैं इसको? मूर्त कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले बात करते हैं। वह कंक्रीट मतलब मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त वैसा ऑब्जेक्ट, है ना, क्या है? वैसा ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग देख पाते हैं। हम लोग वैसा ऑब्जेक्ट जिसको देख पाते हैं और फील कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, तो वो हमारा कंक्रीट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? कंक्रीट ऑब्जेक्ट, मूर्त वस्तु कहलाएंगे। और अमूर्त क्या है? जो जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंक्रीट, जिसको कल्पना कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जो प्रायर में जो बच्चों में जो पढ़ाई कराएंगे तो हम लोग वो मेथड में यूज करेंगे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये मेथड का नाम है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट में सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो कंक्रीट आइडियाज है हमारे पास, है ना, जो कंक्रीट जैसे मान लिया जाए इंग्लिश क्लासरूम है तो वहाँ पे हमने बताया कि आपको उनको जो है एक सेब दिखाएंगे, एप्पल दिखाएंगे, और एप्पल को वो जब बता देंगे कि ये एप्पल है। एक स्ट्रॉबेरी लेते, चूंकि हमारे लोकल के बच्चे स्ट्रॉबेरी नहीं देखे हैं, स्ट्रॉबेरी दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे बाबू देखो ये स्ट्रॉबेरी है। उनके पास कंक्रीट आइडियाज होंगी। जब उनके पास कंक्रीट आइडियाज होगी तब उनको जो है, उनको मूर्त से हमको जो कि अमूर्त की ओर जाना है, तो हमको स्ट्रॉबेरी के बारे में उनको बता दिए। अब यदि हम बोल देते हैं, वहीं पे बोलते हैं कि द गोल्डन स्ट्रॉबेरी। अब बच्चा सोचता है स्ट्रॉबेरी तो जानते हैं, गोल्डन स्ट्रॉबेरी क्या है, तो बोलेगा वो शायद स्ट्रॉबेरी के ही तरह कुछ होगा, वो कल्पना कर लिया। तो वो क्या है? कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। बात समझ गए? तो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सबसे पहले उसमें ठोस वस्तुओं की ज्ञान हो जाए, और फिर उसी ठोस वस्तु के जब ज्ञान उनके पास होगा तो हम लोग उनमें जो है अमूर्त जो ज्ञान होती है उनके अंदर में हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ज़्यादातर बच्चे तो हमारे गांव के होते हैं, भारत गांव का देश है, तो ज़्यादातर बच्चे विलेज से बिलोंग करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भी जो कि विलेज से नहीं बिलोंग करते हैं, शहर में रहे हैं बचपन से ही, और उनके पास बहुत सारी चीज़ें वो देख नहीं पाते हैं। उनको एक बार वो दादी घर आते हैं, और दादी घर आने के बाद वो दादी से पूछती हैं कि दादी आप में घुमाने ले चलो खेत की ओर, फार्म हाउस की तरफ।
तो उनको खेत की तरफ ले जाते हैं। जब जाता है वहाँ पे तो देखता है, बोलता है कि दादी अम्मा यह जो है यह एक क्या है, तो काऊ है। क्या है यह? काऊ है। क्योंकि वो फोटो में काऊ देख चुका था, फोटो में वो काऊ देख चुका था और ओरिजिनली कंक्रीट रूप से उसको देखा नहीं था। लेकिन उनके सामने एक काला जैसा आया, काला जैसा एक जानवर आया, तो उनको लगा कि ये शायद क्या है, तो काऊ है। लेकिन वो था क्या, तो बोलती उनकी दादी बोलती नहीं बेटा ये काऊ नहीं है, ये बफेलो है। समझ गए? वो क्या है? बफेलो है। अब उनको लगता है कि एक वर्ड लगा कि ये क्या है, तो बफेलो है। उनके पास देखिए काऊ के बाद उनको बफेलो की ज्ञान होगी। वो उन्होंने बफेलो सुना था लेकिन देखा नहीं था, आज वो देख लिया। क्लियर यहाँ पे फुट। अब उनको क्या करते हैं कि फिर आगे फार्म हाउस में उनको एक चीज़ और देखने को मिलता है, एक अजीब सा जो है एक जानवर देखने को मिलता है। बोलते हैं कि यह देखो दादी अम्मा ये छोटा बफेलो है। क्या है यह? छोटा बफेलो है। तो कहती है कि बेटा ये छोटा बफेलो नहीं है, यह जो है लेरू है। क्या है यह? काल्फ है। मतलब क्या कहते हैं उसको, भैंस के जो बेबी होते हैं उसको हम लोग गांव के भाषा में लेरू कहते हैं ना। क्या कहते हैं? लेरू कहते हैं। तो उनको लगता है कि ये क्या चीज़ है। अब वो सोचने लगता है कि ये लेरू क्या होता है। तो उनको लगता है कि नहीं, ओ शायद बफेलो के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेरू कहते हैं, काल्फ कहते हैं। अब उनको लगता है कि जैसे फिर वह दादी घर से अब जब शहर को आता है तो उनको जो है एक बार मिलता है मौका, क्या चीज़। चलिए बैठिए 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 बैठिए, आप जो है गड़बड़ कर देती हैं। चलिए हाँ, हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है? तो फिर पिटाई हो जाएगी आपकी। चलिए एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे पास आए हुए हैं, वो हैं भाव्या श्रद्धाई श्री आनंदम। आप चुपचाप पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। ओके चलिए। तो जब वह अपने घर को जाते हैं उसके बाद वो अगर जू जाते हैं तो वहाँ और भी बहुत सारे जानवर को देखते हैं और वो थिंकिंग करते हैं कि हमने वो देखा था ऐसा ही कुछ है। अब उनके बारे में वो कल्पना करने लगता है। तो वो क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है, कल्पना की जिंदगी वो जी रहा है वहाँ पे। तो वो उनके आधार पे, लेकिन चूंकि कंक्रीट का आइडियाज था उनके पास, अगर वो चौपाया जानवर देखा ही नहीं होता, अगर 4 फुटेड एनिमल नहीं देखा होता तो क्या उनके पास उनके बारे में कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होता? नहीं होता। अब देखिए कि क्या हम लोग भगवान को देखे हैं? अगर किसी बच्चे से पूछेगा कि आपने भगवान देखा है तो बता देगा वो कि हाँ भगवान हमने देखा है। कहाँ देखा है? तो मंदिर में देखा है। वो मंदिर में वो लड्डू भी खाते हैं। भगवान को देखिए? अच्छा रुको, एक मिनट रुको। चलिए आप लोगों को एक बच्चा से मिलाते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। चूंकि आज ये जो है पूजा करके आप आई हुई है ना, तो आप हमको बताइएगा, है ना? बताएंगी? क्या बताएंगी? हाँ चलो, तो तुम हमको एक ये देखो हमारे सारे, हाँ तो बताइए आप भाव्या श्रद्धाई श्री आनंदम भगवान देखी है? देखिए। जोर से बोलो। भगवान देखिए ना। देखी है? कहाँ देखी है? काली पूजा में। काली पूजा में देखी है? मंदिर में देखी है? मंदिर में। आज कहाँ गई थी तुम? आज कहाँ गई थी पूजा करने? पूजा करने मंदिर। तो वहाँ पे लड्डू खिलाई थी भगवान को? हमने खिलाई थी, मम्मी खिलाई थी। मम्मी भगवान को लड्डू खिलाती थी? हाँ। और मम्मी सबको खिला रही है। अच्छा 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 चलिए चलिए देखिए हमारे घर के बच्चे लोग भी जो हैं यहाँ आके बैठ जाते हैं। क्योंकि हम अपने गैरेज पे हैं, है ना? एक गैरेज के बगल में एक रूम पड़ा हुआ है नीचे, तो लगा कि यहीं पे सेटअप लगाया जाए, है ना? और बच्चा लोगों को भी जब मन लगता है उनको लगता है अजीब सा कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो ये लोग सारे बच्चे लोग आ जाते हैं। अभी तो एक ही है और भी 3-4 बच्चे आने वाले हैं हमारे घर के, भागना भांजा भतीजा, है ना? बाहर बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलिए ये देखिए इनके पास क्या था, पहला कंक्रीट आइडियाज था। कंक्रीट आइडियाज क्या था कि इनको लगा कि मंदिर में ना काली माँ रहती है। अब काली माँ क्या खाती है? तो लड्डू खाती है। अब ये लड्डू भी चढ़ा के आई है, लड्डू भी जो है खाली काली माँ को खिला के आई है। इनके पास सोच है। लेकिन यही बच्चा जब थोड़ा थोड़ा आगे बोलेगा कि देखो जो है हमारे रखरखाव जो करते हैं वो कौन करते हैं, तो कोई और भगवान का नाम बोल देंगे। उस भगवान का नाम है रंगाधारी। बोलेंगे रंगाधारी देखी है?
तो बोलेगा नहीं। देखिए उसको लगेगा कि ऐसा ही कुछ भगवान होगा जो मंदिर में रहते हैं। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। तो बच्चों में हम कुछ ऐसा तर्क देंगे जिसके आधार को लेके, जिसको जो कंक्रीट से बेस्ड हो, और कंक्रीट मूर्त ज्ञान से ही उसमें वो क्या करे, तो एक इमेजिनेशन कर सके, उनके बारे में सोच सके। इसी को हम लोग कहते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और ऐसा एक इन्वायरमेंट हमें क्या करना चाहिए, तो क्रिएट करना चाहिए। चलिए ये भी आप समझ गए, ये भी आप बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें क्या करना पड़ता है, कंक्रीट मतलब क्या होता है, तो मूर्त होता है। ये भी आप करीब करीब ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस, है ना। इसका हिंदी होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी से मतलब नहीं है, आप वर्ड देख लीजिएगा संश्लेषण, ठीक है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अब ये क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात यहाँ पे आया हमारा एक एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है। तो हम लोग विश्लेषण क्या होता है पहले वर्ड को जानते हैं, फिर उसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो विश्लेषण क्या है, हाँ वीडियो तो हो रहा है, रुका नहीं है, ठीक है। विश्लेषण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण स्वरूप देते हैं, जैसे कि एक बच्चा जो है कुत्ता के बीच में, बिल्ली के बीच में, है ना, और सियार के बीच में फर्क महसूस कर पाता है। ये क्या है, ये एनालिसिस है। बच्चा जो है एक एप्पल और एक मैंगो दोनों के बीच में क्या अंतर है वो अंतर स्थापित कर पाते हैं। इसको हम लोग विश्लेषण क्षमता कहते हैं। अब उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोग हैं वो जानते होंगे ये कि ये स्मार्टफोन है, ये सिंपल फोन है, ये टैब है, ये नोटबुक है और ये लैपी है। आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, आप इसको जो है क्या कर पाते हैं, तो बता पाते हैं। तो इसको कहते हैं एनालिसिस। आप उसके बारे में विशेषता बता दिए, उनके बारे में ये क्या है, तो क्या है, ये एक स्मार्टफोन है, ये एक सिंपल फोन है, ये क्या है, तो यह एक जो है टैब है, ये क्या है, तो यह एक नोटबुक है। ये आप सारा चीज उनको बता दी। ये क्या है, तो एक आईफोन है। ये आपने विश्लेषण कर दिया। फिर अगर 3 प्रकार का मोबाइल दे दिया तो आप बोलिएगा ये MI का A2 है ना, ये A+1 नॉट 1 है। तो ये प्रकार का बता पा रहे हैं उसके बीच में। तो ये जब बता दिए क्या कह रहे हैं, एनालिसिस कहलाया। लेकिन वहीं पर आप उनके बारे में और भी गहन डिटेल्स बताने लग जाते हैं, उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। फिर से समझिएगा, पहले आपके पास आइडियाज क्या थे। वैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और मैथ्स पेडागोजी जब करेंगे उसमें से एनालिसिस टू सिंथेसिस जो आती है, एनालिसिस पार्ट, सिंथेसिस पार्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी, BS ब्लूम ने इसको अपने सिद्धांत में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वो हम मैथ्स पेडागोजी में करने की कोशिश करेंगे। तो एनालिसिस क्या हुआ, तो वो उन वस्तुओं के बीच में क्या कर पाया, तो डिस्टिंग्विश कर पाया, जिसके वजह से वो एनालिसिस कहलाया। लेकिन अब वो बता पा रहे हैं कि ये देखो ये क्या है, तो ये 3G स्मार्टफोन है, ये 4G है, ये 5G है। अब 3G जो है थोड़ा कम स्लो, मतलब स्लो उसका नेट चलता है, 4G का थोड़ा फास्ट चलता है, और 5G का सुपर फास्ट एक्सप्रेस में वो उनकी इंटरनेट यूज होती है। ये मोबाइल है तो इनका 4GB रैम, इनमें 6GB रैम है, इनमें 8GB रैम है। सबसे वर्क 8GB वाला रैम करता है। इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल की कैमरा है, उसमें 60 मेगापिक्सल की कैमरा है, इसमें ये कैमरा। मतलब क्या हुआ, एनालिसिस में हम सिंपली उसको एनालाइज कर पाए थे विच वन इज बेस्ट फॉर मी। एक टीचर्स के लिए कौन सा सिस्टम अच्छा होगा, तो कहेंगे कि नहीं आपके लिए, जैसे कि हम लोगों के लिए जैसे एक लैपी परचेज करने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं आपको कम से कम आपको जो है एक ज़्यादा प्राइस की चाहिए, चूंकि आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, तो उनके बारे में वो हमको बताए। तो उनको लगा कि मेरे लिए ये बेनिफिट है। मैं तो वो क्या कर पा रहे थे, मैंने एनालिसिस, मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि आपके लिए एनालिसिस करके बता रहे थे, आपके लिए शायद ये चीज़ बेस्ट हो सकता है, आपके लिए ये चीज़ बेस्ट हो सकता है। चूंकि आपको वीडियो शूट करना है तो आपके लिए ये कैमरा अच्छा हो सकता है, ये इससे कीजिए तो ये अच्छा हो सकता है, मतलब वो आपको एनालिसिस कर दिया। लेकिन वहीं जब आप मैकेनिशियन व्यक्ति के पास पहुंचेंगे तो वो बताएंगे आपको कि इनकी ये फीचर्स है, इनकी ये फीचर्स है, इनकी ये फीचर्स है। वो एक एक पार्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो वो क्या है, संश्लेषण है। तो बच्चों में जो हम लोग एजुकेशन जो देंगे, उनको जो पढ़ाएंगे, वो होनी चाहिए एनालिसिस टू सिंथेसिस। हम उनको सिंपल वे से सबसे पहले हम लोग डिस्टिंग्विश करने सिखाएंगे, और फिर उनको डीप में करने सिखाएंगे। समझ गई, बोलना नहीं है अभी, रुको। पेंसिल नहीं है मेरे पास। पेंसिल नहीं है, ये लो।
तुम आगे बीच में डिस्टर्ब कर रहे, कोई बात नहीं है, अब बोलेगी नहीं तो चलो हाँ, तो मैंने क्या बता रहा था, हाँ कि एनालिसिस क्या होता है, सबसे बच्चों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, विश्लेषण की क्षमता प्रकट करेंगे, और जब उसमें विश्लेषण क्षमता डेवलप हो जाएगा तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग सिंथेसिस करने के लिए उसको बढ़ावा देंगे और वो सिंथेसिस बहुत अच्छे से कर पाएगा। जैसे हम उदाहरण दें, हम बच्चों को बताएंगे कि देखो क्या होता है कि यह जो आसपास में जो है ये पत्ते देखो हिल रहे हैं, ये पत्ते, एक पत्ता को देख के बताएंगे ये पत्ते हिल रहे हैं। अब हिल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो पत्ता जो है हवा के कारण से हिल रहा है, हवा को देख नहीं सकता था लेकिन महसूस कर रहा है, तो वो कंक्रीट हो गया एक प्रकार से, समझिए बात को। लेकिन वहीं पे उसको फिर बताएंगे जब उनके पास ये आइडियाज आ जाएगा, एनालिसिस वो हो जाएगा, ओहो जो श्वसन लेते हैं तो ये मतलब कि जो कर रहे हैं जो अच्छा मतलब कि जो प्योर होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो घर से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सारी चीजें वो अब डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि नहीं जो धुआं निकल रहा है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हम लोग श्वसन करते हैं जो प्योर एयर जो वृक्ष के नीचे हमको मिलता है वो क्या है, ऑक्सीजन है। उनके दोनों के बीच में क्या कर पाया, वो एनालिसिस कर पाया। लेकिन अब बच्चों को बताएं कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो है क्या एटॉमिक नाम क्या है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ओ से डिनोट करते हैं। इनकी वैलेंसी कितनी है तो उनकी वैलेंसी को बता देंगे, कितनी वैलेंसी होती है, उसमें ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो सारी जब बता रहे हैं तो वो एनालिसिस करेगा। इलेक्ट्रॉन तो खोल के दिखाएंगे नहीं एटम का, इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 8 होता है, उनको कैसे 8 दिखाएंगे, तो उनके अंदर में सिंथेसिस की डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और वो सिंथेसिस को ही आधार को लेके वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। और इसीलिए बच्चों को जो जिन प्याजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये बात समझ गए, एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण अगर सिंपली किसी चीज को वो सही गलत बता सके तो वो अच्छा खराब बता सके उसको एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गहन डिटेल्स में बता दे उसको हम लोग सिंथेसिस करते हैं। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो 5वां पॉइंट है वो है हमारे इंडक्शन टू डिडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आगमन से निगमन की ओर, है ना, ये कहते हैं आगमन से निगमन की ओर। आगमन क्या है, आगमन क्या है समझिएगा। सबसे पहले आगमन इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं तो इंड्यूस्ड कराते हैं उसके उनको उनके माइंड को हम लोग इंड्यूस्ड कराते हैं। किस प्रकार में, दोनों बेस्ट है, ऐसा नहीं बहुतों में ख्याल नहीं होगी कि आगमन से निगमन ही होता है, ऐसा नहीं है, निगमन से भी आगमन होता है, ऐसा बात नहीं, वो क्लास पे डिपेंड करता है। और भी पेडागोजी में बहुत सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो इंडक्शन की अगर बात करें हम लोग आगमन में, तो सबसे पहले हम किसी चीज को समझाने के लिए उनको हम तरह तरह के एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपको हम देखते हैं कि पॉइंट को समझाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने व्यवहारगत रूप से हम क्या करते हैं तो एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स लेने के बाद हमको आपको निष्कर्ष देते हैं। ये क्या है, आगमन से निगमन की ओर। समझिएगा, आगमन से निगमन की ओर का विधि कहते हैं कि आगमन क्या है। सबसे पहले तो आगमन में हम लोग क्या करते हैं कि एक निष्कर्ष को निकालते हैं, और उस निष्कर्ष को निकालने के लिए सर्वप्रथम उनके सामने में हम एग्जांपल्स देते हैं। जब वो एग्जांपल्स जब उनको एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, वो समझ आते हैं, उनको लास्टली तब एक कंक्लूजन निकलता है, और वही जो है वो क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। अब एक चीज और, एक मिनट, है ना। फिर दूसरा है डिडक्शन। वो डिडक्शन क्या है, डिडक्शन अगर बात करें हम लोग तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट थ्योरी को देते हैं, और थ्योरी को फिर हम लोग क्या करते हैं ब्रेक कर करके हम लोग आगे की ओर उसको बढ़ाते हैं। इसको हम लोग डिडक्शन कहते हैं। एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें इंडक्शन टू डिडक्शन में मतलब क्या होता है। मान लिया जाए हमने आपको बताया किसी चीज के बारे में, तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे दिए। आपको क्या दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिया, और उस एग्जांपल्स को लेके आप समझ गए कि इसके बाद ये चीज होगा, तो वो हमारा आगमन काल आया। अब निगमन क्या है, तो आपको डायरेक्ट हम थ्योरी देंगे और थ्योरी के आधार पर आपको समझाएंगे, तो वो हमारा डिडक्शन कहलाता है। तो बच्चों में सबसे पहले आगमन हमको देना पड़ेगा। आगमन चीज को आगमित चीजों को हम लोगों को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, और आगमन विधि सबसे पहले अगर होगा तब धीरे धीरे उसमें निगमन की विधि हम लोग क्या करेंगे तो प्रक्षेप करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एग्जांपल देना, एक एग्जांपल में देते हैं आगमन से निगमन की ओर। बच्चों में जैसे हमें कुछ समझाना होगा तो हम उसको सबसे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स देने के लिए मान लिया जाए हमको उनको क्लास में पढ़ाना है,
तो हम उनको पहले अ पढ़ाना है, एक वर्ड अ सिखाना था, तो हम लोग पहले उसको क्या दिखाएंगे, तो एक अमरूद दिखाएंगे, बोलेंगे देखो यह क्या है, अमरूद है, क्योंकि ये कंक्रीट फॉर्म में सबसे पहले कंक्रीट होता है। अब उस हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत सारे फल, अब सोचेगा सर, बहुत सारे हम लोग पहले बार फल दिखाते हैं, बहुत सारे फल उनके पास लेते आए, फिर बोलेंगे देखो ये क्या है, तो ये एप्पल है, ये क्या है, एप्पल है। फिर बताएंगे कि यह क्या है, तो ये ऑरेंज है, ये क्या है, तो ये एक अनार है। फिर बताएंगे, मतलब उनको समझने में पोमीग्रेनेट है, ये क्या है, तो अनानास है। बहुत सारे फल लेते आएंगे, वो फल जब उनके पास आया तो बहुत सारे जब फल वगैरह लाए तो उनको बताया कि ये सारा चीज जो दिखाए ना, एग्जाम्पल में क्या किए, सबसे पहले उनके पास सारा चीज ला के दिखा दिए। जब कॉन्क्रीट आइडियाज आया तो बोला अब देखो ये सारा, बोले देखो ये अनानास है, ये सेब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एप्पल्स है, ये सारे फल को दिखा दिए। अब फल को दिखाने के जितने भी फल हैं वो फल देख लिए, उसके बाद बोले कि देखो बच्चों ये जितने भी फल है ना, सारा साइट्रिक फ्रूट है, सब में खट्टापन है। तो ये अब बच्चों में जो है क्या कि उनको पहले हम लोग क्या दिए, एग्जांपल्स दिए। अब फिर बाद में बताइए साइट्रिक एसिड है, ये इसमें साइट्रिक फ्रूट है, मतलब ये सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। अब बच्चों में आगमन हो गया। अब हम लोग जब खट्टा बता दिए तो आगे धीरे धीरे उनमें हम क्या करेंगे, खट्टा के बारे में बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अम्ल कहते हैं। हाँ, तो अब अम्ल के बारे में बताएंगे कि देखो बच्चा इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसमें जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया, मतलब इस तरह प्रकार के बारे में हम बताने लगेंगे, है ना। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हम लोग बता देंगे। तो क्या वो एसिड को हम बता सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते हैं, एसिड को दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए हम लोग क्या किए, पहले आगमन से निगमन की ओर ले जा रहे हैं। अब उनके एसिड के बारे में बता दिए। अब जब एसिड के बारे में बता दिए तब एसिड का जो केमिकल फॉर्मूलाज होता है उनके बारे में बताएंगे, उनका यूज बता देंगे। अब उनका जो है लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से उनको केमोथेरेपी में यूज करते हैं, वो सारे पढ़ वो डिटेक्शन की ओर चला गया, मतलब गहनता की ओर जाते हैं, है ना। ये होता है हमारा इंडक्शन टू डिडक्शन। अब एक है हमारा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या है, हम लोग मनोवैज्ञानिकी से तार्किकता की ओर, है ना, इसको हिंदी में लिखेंगे मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर, तार्किकता की ओर। ये क्या होता है, हम जो है अपने क्लास में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मनोवैज्ञानिक ढंगों को लेके, वैज्ञानिक जो विधि होते हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स, वैसे अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो हम साइकोलॉजिकल मेथड्स को ही लेके आएंगे। वैसे ये सारी चीज़ भी साइकोलॉजिकल मेथड्स ही है एक प्रकार का। तो साइकोलॉजिकल मेथड्स को सबसे पहले उनके पास हम लाएंगे, और जब साइकोलॉजिकल मेथड्स जब परिपूर्ण हो जाएगा, उन विधि से उनके अंदर मोटिवेशन लेते आएंगे, तो उनके पास हम क्या करेंगे, उनके अंदर में कुछ ऐसा क्षमता डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो कि तार्किकता रूप, लॉजिकली वो उसके बारे में सोच सके। ये सारा चीज हमको करना होगा। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा। हमने हमें क्लास में मान लिया जाए हमको पढ़ाना क्या है, क्लास 5वीं क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ पे अम्ल पढ़ा रहे हैं, मान लिया जाए, और अम्ल के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा छोटा सा एग्जांपल लेते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो मान लिया जाए हम लोग उसको अम्ल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अम्ल को पढ़ाने के लिए हम साइकोलॉजिकल मेथड्स का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नॉन मेथड्स का यूज कर लेंगे, नॉन जाने की कोशिश करेंगे, नॉन वो जानते क्या है, साधारण सारी चीजों को लेंगे, उनके सामने में हम कॉन्क्रीट वस्तु को लाए, है ना, कॉन्क्रीट आइडियाज को लाए। जैसे उनके पास हम लोग एप्पल को दिखाए, फिर हम लोग जो है उनके सामने ऑरेंज को दिखाए, ये सारा चीज उनको सामने हम दिखा रहे हैं। फिर उनमें वो एनालिसिस करने की क्षमता उनके अंदर में हम डेवलप किए, फिर वो उनमें इंडक्शन हम लोग किए। ये सारे साइकोलॉजिकल मेथड्स उनके पास चलते गए। जब ये सारी चीजें देखने लगे, जब उनमें ज्ञान आ जाएगी, तो वो क्या कर पाएंगे ना, कि वो उनके अंदर में लॉजिकली वो सोचने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। आइए और 7वां नंबर देखते हैं, वो है रिलेट फ्रॉम मीनिंग टू कंटेक्चुअलाइज। हम जो कुछ भी व्हाट एवर वी डिफाइन, है ना, हम लोग क्लास में जो भी चीज डिफाइन करेंगे वो मीनिंग होना चाहिए। और मीनिंग कैसा होना चाहिए, तो रियल मीनिंग होनी चाहिए। जो भी एग्जांपल दीजिए बच्चों में, चूंकि बच्चों के पास ज़्यादा मतलब वो चूंकि नॉलेज उनके पास कम होती है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बहुत कम होती है, जिसके वजह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उनको जो भी एग्जांपल देंगे वो भी व्यवहारगत एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे, जो कि वो देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनका वो एग्जांपल उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो रिलेट फ्रॉम मीनिंग,
उनका एक मीनिंग हम लोग उनका एक अर्थपूर्ण जो है उनके पास एग्जांपल्स देंगे और उनके चीज़ों को लेके फिर वो क्या करेंगे, कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, मतलब उद्देश्य उनका बताएंगे। जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ाया तो एसिड का क्या उद्देश्य है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बताने लग गए। तो ये हमारा क्या है, दिस आर द मैक्सिम्स दैट यूज्ड व्हाइल टीचिंग्स। तो चलिए यहीं पे इन सारे चीज़ों को लेके जो है हमने टॉपिक को पूरे कंप्लीट कर दिया है। अब ये चूँकि झारखंड टेट, बिहार टेट, सीटेट, रीट ऑल भी प्रकार के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एमपी डीएलएड, चाहे और भी टेट की जो डीएलएड होती है, बीएड होती है, वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो हमको जहाँ तक था हमने वो आपको पहुँचाने की कोशिश किया। और भी बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे वो जब हम पेडागॉजी सेशन करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो हम इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।